रुक करते हैं राज्यसभा की तरफ, जहां राज्यसभा में कृषि बिल पर जमकर हंगामा मचा हुआ है और हंगामे के बीच में कृषि बिल पास हुआ। कृषि बिल पर चर्चा के दौरान हुए हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। कृषि बिल को लेकर राज्यसभा में जमकर हंगामा किया गया। विपक्षी दलों के सांसद वेल के पास इकट्ठा होकर नारेबाजी कर रहे थे। इस दौरान विपक्षी दलों के सांसद विरोध प्रदर्शन करते हुए उपसभापति के चेयर तक पहुंच गए और टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने उपसभापति के सामने रूल बुक को फाड़ दिया। राज्यसभा में किसान बिल का विरोध कर रहे विपक्षी सांसदों ने उपसभापति की माइक तोड़ने की कोशिश भी की, लेकिन पास में खड़े मार्शल ने उन्हें रोक दिया। बता दें कि विपक्षी दल के सांसद कृषि विधेयक को काला कानून बताते हुए वापस लेने की मांग कर रहे थे। किसान बिल को लेकर राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी दलों के सांसद वेल के पास इकट्ठा होकर नारेबाजी करने लगे। राज्यसभा की तस्वीरें आप देख सकते हैं। जब कृषि बिल को राज्यसभा में पेश किया गया तो उस दौरान विपक्षी दलों के सांसदों ने जमकर हंगामा किया। यहां तक कि टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन उप सभापति की सीट के पास पहुंच गए। रूल बुक को वहां पर फाड़ दिया, माइक को भी अस्त व्यस्त किया गया। हालांकि उन्हें मौके से वहां से हटा दिया गया, लेकिन इन सब उहापोह के बीच कृषि बिल को राज्यसभा में पास कर दिया गया। लोकसभा के बाद में राज्यसभा में भी कृषि बिल को भारी हंगामे के बीच पास किया गया। कोरोना महामारी के चलते इस बार संसद का मानसून सत्र समय से पहले खत्म कर दिया जाएगा। दरअसल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की अध्यक्षता में हुई बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की अर्जेंट मीटिंग में इस फैसले पर सहमति बन गई है। खबर है कि बैठक में मौजूद लोकसभा की सभी प्रमुख पार्टियों के फ्लोर लीडर ने भी इस फैसले को मंजूरी दे दी है। बता दें, सत्र के दौरान 2 मंत्री और 1 बीजेपी सांसद के साथ ही कई संसद कर्मियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद से ही लगातार ये मांग उठ रही है, जिस पर आज विचार किया जा सकता है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस मंगलवार या बुधवार को संसद के समाप्त होने की घोषणा की जा सकती है। और भरतपुर से बड़ी खबर, सरपंच उम्मीदवार की किडनैपिंग का मामला सामने आया। हथियार के दम पर सरपंच उम्मीदवार का अपहरण कर लिया गया। परिजनों ने थाने पर हंगामा किया। पुलिस की कार्यशैली पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। साढ़े 7-8 बजे की बात है। मेरा भाई सरपंच को चुनाव लड़ रहा था ग्राम पंचायत सिहावली से, और जो दूसरा विपक्षी पार्टी थी, 2 ही आदमी कैंडिडेट थे, मुबीन और हाकम। तो चुनावी रंजिश में वो जब प्रचार करके जा रहा गांव की तरफ, तो किशनपुरा की पोखर के पास आवेद को मुबीन, फज्जू, हाकम, लियाकत, परवेज, वकील, इम्तियाज, तो इनने बिंदु की नोक पे एक इन पे बुलेट मोटरसाइकिल ही, एक पल्सर मोटरसाइकिल थी, और इनने उठा के हुआ है। और बोलेरो, एक बोलेरो थी 4 नंबर की, 70 नंबर था, ज़्यादा आगे नंबर कुछ जानकारी हम पे ही नहीं आगे। तो ऐसा लग रहा है जैसे पुलिस जिस तरीके से ना निष्क्रियपणे से काम कर रही है, जैसे पुलिस ने पैसे ले लिए और वहाँ से भी हमें कानों में आवाज़ आई 6 लाख रुपए पुलिस प्रशासन को उन्होंने थानेदार सीकरी और वो थानेदार जुरेड़ा दोनों SHO को दिए हैं। इसलिए पुलिस जो बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं कर रही। मैं जस्ट पहले ही 5 मिनट पहले निकला था वहाँ मौके से, और ये बोलेरो खड़ी थी, पल्सर मोटरसाइकिल, और एक और थी लाल कलर की, उसका मैं बुलेट है, उस पे नीले कलर की। आप थाने पे थाने के आने पे बाद क्या थाने के पे हमने सूचना दी, 2 घंटे तक ये नहीं गए।
और भरतपुर से हमारे संवाददाता प्रवीण हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। प्रवीण, सीधे तौर पर देखा जाए तो कानून व्यवस्था का मखौल उड़ाया गया है, क्योंकि जो सरपंच का कैंडिडेट था, चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहा था, उसे ही हथियारों के दम पे उठा लिया गया। पुलिस के हाथ क्या अब भी खाली हैं या उस कैंडिडेट को ले आया गया है वापस? जी, अभी तक उस कैंडिडेट को अभी तक छुड़वाया नहीं गया है। उसी को लेकर वाजिब अली जो विधायक हैं सीकरी के, उन्होंने भी एसपी से बातचीत की थी, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि शीघ्र ही उसको सरपंच का जो उम्मीदवार है उसको छुड़वाने के प्रयास किए जाएंगे। पर मैं आपको बता दूं कि काफी घंटे होने के बाद भी, करीब 18 घंटे पहले का ये मामला बताया जा रहा है, जो अब पुलिस के प्रकाश में आया है, पुलिस को पता चला है, जब जाके उन्होंने हंगामा खड़ा किया पहले तो परिजनों ने और गाँव के लोगों ने। सरपंच कैंडिडेट को उठाया किसने, किस पर शक है? जी, उसके प्रतिद्वंदी जो था, जिसने दूसरा पर्चा भरा हुआ था, वो उसके सामने खड़ा हुआ था। उसी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उसने उसका अपहरण करवाया है हथियारों के बल पर, जिसे लेकर कि भाई अकेला कैंडिडेट रह जाएगा तो आसानी से जीत हो जाएगी। उसे लेकर उसने हथियारों के बल पर दूसरे कैंडिडेट का अपहरण करवाया है। प्रवीण, क्या सामने वाले प्रतिद्वंदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई? जब सीधे तौर पर आरोप लगाया जा रहा है तो पुलिस के हाथ अब तक भी खाली है, बड़ा सवालिया निशान। जी बिल्कुल, मामला दर्ज हो चुका है, जिसे लेकर अब जो विधायक हैं नगर सीकरी के वाजिब अली, वो भी इसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं और अधिकारियों के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि उस अपहरण जो हुआ है उसको जल्दी छुड़वाया जाए, जिससे निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो सके। जी प्रवीण, जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए गहलोत सरकार ने कड़ा फैसला किया है, जिसमें जिला मुख्यालयों पर धारा 144 लगा दी गई है। कोरोना पर सरकार का बड़ा प्रहार, 11 जिला मुख्यालयों पर धारा 144 लागू, सख्ती से हारेगा कोरोना। कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए गहलोत सरकार ने कड़ा कदम उठाया है, जिसमें जयपुर समेत संवेदनशील 11 जिला मुख्यालयों में धारा 144 लागू की गई है। इसके साथ ही जिन जिला मुख्यालयों में 5 लोगों से ज्यादा एक साथ इकट्ठा होने पर रोक रहेगी। सीएम गहलोत की अध्यक्षता में हुई एक हाई लेवल मीटिंग में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर ये फैसला लिया गया, जिसके तहत जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, बीकानेर, उदयपुर, सीकर, पाली और नागौर जिला मुख्यालयों पर धारा 144 लागू रहेगी। सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य बताया गया है। सामाजिक धार्मिक आयोजन पर पहले की तरह 31 अक्टूबर तक रोक जारी रहेगी। अंतिम संस्कार में 20 और विवाह शादी के आयोजन में 50 लोगों के शामिल होने की छूट रहेगी। आयोजन की पूर्व सूचना स्थानीय उपखंड अधिकारी को देनी होगी। 21 सितंबर से राज्य स्तरीय हेल्पलाइन 181 शुरू होगा। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार अपने तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रही है, कड़े कदम उठा रही है, लेकिन कोरोना से लड़ाई में सभी को जागरूक होना होगा। गाइडलाइन का पालन करना पड़ेगा, तभी कोरोना हारेगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। और 144 धारा लागू करने के बाद में सरकार ने अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, बीकानेर, उदयपुर, सीकर, पाली और नागौर जिलों के मुख्यालय वाले शहरों में सार्वजनिक स्थलों पर धारा 144 के तहत 5 से ज्यादा व्यक्तियों के एक साथ इकट्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा। सार्वजनिक जगहों पर 5 व्यक्ति भी मास्क पहनने और सामाजिक दूरी के नियमों की पालना करेंगे। संबंधित जिले के कलेक्टर इस संबंध में आदेश जारी करेंगे। बैठक में पूरे प्रदेश में किसी भी सामाजिक धार्मिक आयोजन पर रोक को भी 31 अक्टूबर तक यथावत जारी रखा जाएगा। इसके साथ ही सितंबर से शुरू होगी। कोई भी व्यक्ति 181 नंबर डायल करके कोरोना से संबंधित समस्या के समाधान तथा सलाह लेने के लिए संपर्क कर सकेगा। कोरोना काल में हो रही पढ़ाई के नुकसान को देखते हुए कई राज्यों ने स्कूल और कॉलेजों को सोमवार से खोलने का फैसला किया है, जिसके बाद छात्र
शिक्षकों से मार्गदर्शन के लिए स्कूल जा पाएंगे। हालांकि इसके लिए छात्रों और शिक्षक संस्थानों को कोरोना को लेकर जारी की गई गाइडलाइंस का पालन करना होगा। कोरोना काल के बीच सोमवार से कई राज्यों में 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल खुलने वाले हैं। किन किन राज्यों में स्कूलों में पढ़ाई शुरू होगी, आइए ये जान लेते हैं। मध्य प्रदेश, हरियाणा, असम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, नागालैंड, मेघालय और आंध्र प्रदेश में केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के साथ स्कूल खुलेंगे। दरअसल केंद्र सरकार ने 21 सितंबर से कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित स्कूलों में 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को अपने शिक्षकों को मार्गदर्शन लेने के लिए स्कूल जाने की अनुमति दी है। स्टूडेंट्स अपने अभिभावकों से लिखित अनुमति लेने के बाद ही शिक्षकों से गाइडेंस लेने के लिए स्कूल जा सकेंगे। हालांकि इस दौरान स्कूलों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी की गई गाइडलाइंस का पालन करना होगा। आइए जान लेते हैं स्कूल, कॉलेज और छात्रों को किन बातों का ख्याल रखना होगा। स्कूलों में प्रार्थनाएं, खेलकूद आदि कार्यक्रम नहीं होंगे। एक दूसरे से 6 फीट की दूरी बनाकर रखनी होगी। स्कूल में फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। समय समय पर हाथों को साबुन से धोना होगा। हैंड सैनिटाइज का इस्तेमाल करना होगा। स्कूल कैंपस में कहीं भी थूकना पूरी तरह से वर्जित होगा। बीमार महसूस होने पर संबंधित अधिकारी को बताना होगा। शिक्षण संस्थानों को स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के नंबर प्रदर्शित करने होंगे। स्कूल, कॉलेज को मास्क, सैनिटाइजर आदि का भी पूरा इंतजाम करना होगा। इन गाइडलाइंस के बावजूद अब भी कई अभिभावक और प्रदेश स्कूल खोलने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि कोरोना का संक्रमण रोज ही नया रिकॉर्ड बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि प्रदेश में स्कूल कब खुलेंगे, कितने दिनों के लिए खुलेंगे और सिलेबस कितना रखा जाएगा, तो आप इस रिपोर्ट की अनदेखी नहीं कर सकते। कोरोना का कहर थमता नजर नहीं आ रहा, इसलिए बहुत लंबे समय तक सब कुछ बंद रखा नहीं जा सकता। यही वजह है कि धीरे धीरे जिंदगी को पटरी पर लाने की कवायद की जा रही है। स्कूल खोलने की कोशिश इसी कवायद का हिस्सा है। 21 सितंबर से स्कूल खोलने की कोशिश शुरू कर दी है, लेकिन मरुधरा में ऐसा नहीं हो रहा। जी हाँ, 21 सितंबर से खुलने वाले स्कूल अब नहीं खुलेंगे। जी हाँ, 9वीं से 12वीं तक के छात्र पेरेंट्स की लिखित परमिशन के बाद ही गाइडेंस के लिए स्कूल जा सकेंगे। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि केंद्र सरकार के आदेश में कहीं भी क्लास लगाने का आदेश या जिक्र नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है कि स्कूल सुचारू रूप से जो क्लासरूम टीचिंग का जहाँ तक बात है वो तो चालू नहीं होंगे और होने भी नहीं चाहिए इस कंडीशन में। और सरकार ने भी वही बोला है कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई गाइडेंस लेनी है, एडवाइस लेनी है, उसके लिए आप टीचर से जाके स्कूल में मिल सकते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए, 21 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल हमेशा की तरह नहीं खुल रहे। बहरहाल केंद्र की गाइडलाइन के हिसाब से ही राज्य सरकार ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP जारी की है। केंद्र की गाइडलाइन के मुताबिक स्कूलों में क्लासें लगाने का प्रावधान नहीं है। सिर्फ अभिभावकों की लिखित अनुमति के बाद छात्र मार्गदर्शन के लिए स्कूल जा सकेंगे। स्कूल प्रशासन भी गाइडलाइन के मुताबिक स्टाफ को बुला सकेगा। स्कूल प्रशासन और अभिभावकों के बीच सहमति पत्र भरा जाएगा, जिसके बाद बच्चे किसी विषय को समझने के लिए स्कूल पहुंच सकते हैं और संबंधित अध्यापक उन्हें पढ़ाएगा। अगर वास्तव में कहीं जरूरत लगे कि बच्चों को अगर पढ़ाई के अंदर कहीं कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, किसी चैप्टर में उसको एक्स्ट्रा गाइडेंस की जरूरत है, तो उस केस के अंदर तो सोच सकते हैं कि बच्चों को अगर जरूरत है तो भेजा जाए वहाँ पे। 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को ही मार्गदर्शन लेने की अनुमति होगी, लेकिन स्कूल में इनकी क्लासें नहीं चलेगी। प्रदेश में स्कूल जितने लेट खुलेंगे उतने ही कार्य दिवस में कमी की जाएगी। इसके साथ ही सिलेबस में उतनी ही कमी की जाएगी। ऐसे में शिक्षा विभाग आगामी कार्य दिवस के हिसाब से पाठ्यक्रम में कटौती करने जा रहा है। मतलब जितने दिन आपकी कक्षा चलेगी उसी हिसाब से ही आपका कोर्स तैयार किया जाएगा। इसलिए परेशान मत होइए, स्वाध्याय जारी रखिए। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से प्रेम मीणा। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। और आइए अब आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाते हैं जो रुकना नहीं जानते, जो ठहरना नहीं जानते, जिनका मकसद आगे बढ़ते जाना है, बस आगे बढ़ना।
सपनों को पालना आम बात है, उन सपनों को सच कर दिखाना खास बात है। और यही खास कर दिखाता है खासम खास महेंद्र प्रताप सिंह ने। यूं तो महेंद्र प्रताप सिंह को मरुधरा के लोग राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के तौर पर जानते हैं, जो इस वक्त राजस्थान चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन के डेप्यूटी सेक्रेटरी के पद पर तैनात हैं। लेकिन इस वक्त उनकी चर्चा टेरिटोरियल आर्मी में उनके चयन की वजह से हो रही है। एक आर्मी की ही यूनिट है और इसमें एक ऐसा अवसर रहता है, जो लोग गेनफुली एम्प्लॉयड हैं, सैलरीड लोग हैं प्राइवेट या गवर्नमेंट फील्ड में, वो लोग टेरिटोरियल आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये 2017 की जो वैकेंसी थी मैंने उसमें भी अप्लाई किया था, बट उसको मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। इस बार जब 19 की वैकेंसी आई तो मैंने 15-20 दिन की छुट्टी भी ली और कोचिंग भी ली और मैंने फिर से रिटर्न की तैयारी की। ऑलमोस्ट 1.5 लाख लोग एग्ज़ाम में बैठे थे एंड 2200 को उन्होंने रिटर्न में क्वालिफाई किया। देयर आफ्टर इनका प्रीलिमिनरी इंटरव्यू बोर्ड होता है, उसमें इन्होंने 850 को क्वालिफाई किया और उस 850 में से फाइनली 12 बॉयज़ 12 मेल कैंडिडेट उन्होंने क्वालिफाई किए आउट ऑफ 1.5 लाख, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है। महेंद्र प्रताप सिंह राजस्थान प्रशासनिक सेवा के पहले ऐसे अधिकारी हैं जिनका टेरिटोरियल आर्मी में सिलेक्शन हुआ है। टेरिटोरियल आर्मी के बारे में जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि टेरिटोरियल आर्मी भारतीय सेना की ही एक इकाई है। टेरिटोरियल आर्मी भारतीय रक्षा पंक्ति की सेकंड लाइन है। प्रादेशिक सेना अधिनियम 1948 के तहत 1949 में इसका गठन हुआ है। युद्ध के समय फ्रंट लाइन में भी टेरिटोरियल आर्मी की तैनाती हो सकती है। 18 से 42 साल के शारीरिक रूप से समर्थ लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सामान्य श्रमिक से लेकर सिविल सर्वेंट तक इसमें शामिल हो सकते हैं। टेरिटोरियल आर्मी के लिए सिर्फ भारतीय नागरिक ही अप्लाई कर सकते हैं। सचिन पायलट भी 2012 में टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट बने थे। क्रिकेटर और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी टेरिटोरियल आर्मी के सदस्य रह चुके हैं और अब महेंद्र प्रताप सिंह टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट के पद पर शामिल होने वाले हैं। दरअसल जो किसी वजह से इंडियन आर्मी में शामिल नहीं हो पाते, टेरिटोरियल आर्मी उन्हें आर्मी का एक हिस्सा बनने का मौका देती है। महेंद्र प्रताप सिंह भी उन्हीं में से एक हैं। बचपन से आर्मी में जाने का सपना देखा, कई सारी परीक्षाएं भी पास की, लेकिन एनडीए और सीडीएस नहीं ज्वाइन कर पाए। अब जाकर उनका सपना पूरा हुआ है। 2008 का जो बैच था, जो हमें 11 में ज्वाइनिंग मिली, तो ठीक 2006 के ग्रेजुएशन के बाद में 2008 के बैच में मेरी 8वीं रैंक में मेरा सिलेक्शन हो गया था। साथ में ही सेंट्रल पुलिस के लिए असिस्टेंट कमांडेंट CISF में मेरा सिलेक्शन हो गया था। सब इंस्पेक्टर राजस्थान पुलिस में भी मेरा सिलेक्शन हुआ। सेंट्रल पुलिस SI में मेरा सिलेक्शन हुआ। एयरफोर्स के लिए GDOC का भी हुआ। पायलट के लिए भी मैंने PABT का जो टेस्ट है वो पास किया था। एंड सेंट्रल IB में इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर ACIU 2 के पद पर भी मेरा सिलेक्शन हुआ, जिसको मैंने ज्वाइन भी किया था। मीनवेल जब RAS की ज्वाइनिंग आ गई तो मैंने उसको कर लिया। बीइंग फ्रॉम बॉर्डर विलेज एंड फ्रॉम डेजर्ट, आर्मी के प्रति शुरू से ये एक रुझान था। 12th क्लास में ही पिताजी के कहने पे मैंने NDA का एग्ज़ाम दिया था 2 बार, उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर मैंने CDS के 3 बार एग्ज़ाम दिए और SSB के लिए मैं गया, बट फाइनली मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ और मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया। तो जिस तरह से RAS या IAS के लिए क्रेज़ रहता है, वैसा का वैसा प्रीमियर सर्विस जो आर्मी है अपनी इंडिया की, उसको लेकर भी क्रेज़ था। सपना सपना नहीं रहता अगर दिन रात उसे पाने की कोशिश में लगे रहें। महेंद्र प्रताप सिंह भी लगे रहे और अब उनका सपना पूरा होने वाला है। भंवर पुष्पेंद्र, न्यूज़ 18 जयपुर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।